So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Once again, welcome to our channel Study Hurt. So students, in our today's video lecture, we are going to discuss our new topic, that is your solutions. Solutions basically होते क्या हैं? It is the mixture. Solution is what? सबसे पहली बात कि ये mixture है भाई किसका? Solute और solvent का. अब कौन सा मिक्सचर है, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है. ये कौन सा मिक्सचर है? ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. होमोजीनियस मिक्सचर जिसके अंदर जो सॉल्यूट हो उसका नेचर और सॉल्वेंट का नेचर, दोनों का नेचर सिमिलर हो. अगर इन दोनों का नेचर जो है वो हमारे पास सिमिलर होगा तभी हम इसे जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर कह सकते हैं और वो तभी सॉल्यूशन बनाने के काबिल है. ठीक है जी. एक तो बात ये होगी कि यह होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए. अब यहाँ पर सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट बेसिकली वो अमाउंट जो कि आप ऐड करने वाले हो, अमाउंट जो कि आप सॉल्वेंट के अंदर ऐड करने वाले हो. ठीक है जी. और सॉल्वेंट जो कि हमारे पास लार्ज क्वांटिटी के अंदर एग्जिस्ट करता है, जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर होता है, जिसके अंदर जो है वो सॉल्यूट को डाला जाता है, तो उससे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट. अब सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? बेसिकली स्टूडेंट्स होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. हमें समझ में आ गया कि अमाउंट होगा. सॉल्यूट क्या होता है? जो कि कम अमाउंट में होता है जिसको हम सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं, और सॉल्वेंट क्या होता है? जिसके अंदर सॉल्यूट को ऐड किया जाता है और वो लार्ज क्वांटिटी में होता है. अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये बात याद रखिएगा, सॉल्यूट कैन बी आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये कुछ भी हो सकता है. इसी तरह सॉल्वेंट कैन बी सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस. ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है. अब हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन किस तरह से बन सकता है? लाइक ये आपके पास आ गया सॉल्यूट, या आ गया आपके पास सॉल्वेंट, और ये आपके पास आ गया सॉल्यूशन. अब जिस टाइप का, याद रखिएगा, आप सॉल्वेंट लेंगे उसी टाइप का सॉल्यूशन भी आपके पास अकर होगा. लाइक आप ले रहे हो सॉल्यूट, सॉलिड को, और आप ले रहे हो सॉल्वेंट भी, सॉलिड को, तो आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी हमेशा सॉलिड ही बनेगा. अगर आप ले रहे हो सॉलिड भाई लिक्विड, सॉल्यूट आप ले रहे हो लिक्विड को, और आप ले रहे हो सॉल्वेंट सॉलिड. लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने सॉलिड लिया सॉल्यूट और सॉलिड ही लिया हमने सॉलिड, तो आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो कुछ पेस्ट टाइप नहीं बन जाएगा कि वो दोनों चीज़ें सॉलिड सॉलिड आ गई और आपके पास एक मिक्सचर बन गया. पाउडर था, ये भी पाउडर था, तो एक पाउडर फॉर्म बन गया. लिक्विड अगर आप ले रहे हो सॉल्यूट और आप उसके अंदर सॉलिड जो है वो सॉल्वेंट डाल रहे हो, तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी सॉलिड ही टाइप बनेगा. तो इसके अंदर हम पेस्ट की एग्जांपल ले सकते हैं. लाइक पेस्ट फॉर्मेशन हो गई, आपने कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड लिया और कुछ ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉलिड लिया, तो हमारे पास सॉलिड की सॉल्यूशन बनेगी नेचर की. इसके अलावा अगर हम बोलें कि हम जो है वो गैस ले रहे हैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट ले रहे हैं भाई सॉलिड, तो आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी याद रखिएगा सॉलिड ही बनेगा. अगर आप ले रहे हो भाई सॉल्यूट, इस बार क्या सॉलिड, लेकिन इस बार आप सॉल्वेंट ले रहे हो लिक्विड, तो याद रखिएगा आप जो सॉल्यूशन बनेगा आपके पास वो भी लिक्विड ही होगा. अगर आप दोनों चीज़ें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों आप लिक्विड ले रहे हो, तो आपके पास सॉल्यूशन भी लिक्विड ही बनेगा. अगर आप ले रहे हो भाई सॉल्यूट ले रहे हो एज अ गैस और सॉल्वेंट लिया आपने लिक्विड, तो आपके पास सॉल्यूशन अगेन लिक्विड बनेगा, जैसे कि हमारे पास कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं. इसके अलावा अगर आप ले रहे हो भाई इस बार गैस एज अ सॉल्यूट और गैस एज अ सॉल्वेंट, तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी गैस की, लाइक हमारे पास होमोजीनियस गैसेस अवेलेबल हैं इन आवर एनवायरनमेंट. इसके अलावा अगर आप ले रहे हो कोई सॉलिड एज अ सॉल्यूट और आप ले रहे हो गैस एज अ सॉल्वेंट, तब भी आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो गैस फॉर्म के होगा. और अगर आप एक चीज़ जो है वो लाइक लिक्विड हम ले रहे हैं सॉल्यूट और हम ले रहे हैं गैस एज अ सॉल्वेंट, तब भी हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो गैस नेचर का होगा. तो बताने का मकसद ये था, अब आप इसकी एग्जांपल जो है खुद ही इमेजिन कर सकते हो
बताने का मकसद ये था कि जिस टाइप का आप सॉल्वेंट लेंगे, क्योंकि जिस चीज़ हमारे पास बल्क अमाउंट में होगी उसी टाइप का हमारे पास बनता है भाई सॉल्यूशन। लेकिन हम जो है वो स्टडी कर रहे हैं इसको हमारी फार्मास्यूटिक्स के अंदर, फार्मेसी के अंदर। तो इसके अंदर अकॉर्डिंग टू द फार्मेसी हमने इस सॉल्यूशन को क्लासीफाई किया हुआ। इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन हम देखने वाले हैं सॉल्यूशंस के अंदर, इट इज़ बेस्ड ऑन स्टेट। किस तरह से हमारे पास जितनी भी फार्मेसी के अंदर जितनी भी सॉल्यूशंस हैं उनके अंदर याद रखिएगा कि जो सॉल्वेंट है वो हमेशा हमारे पास लिक्विड ही होता है। अब सॉल्यूट के अंदर जो है वो वेराइटीज़ आ सकती हैं, लाइक वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है और वो गैस भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास जो है वो आएंगी जितनी भी वेराइटीज़ आएंगी सॉल्यूशंस की फार्मेसी के अंदर, तो वो होंगी सिर्फ़ और सिर्फ जिनके अंदर सॉल्वेंट एज अ लिक्विड यूज़ किया जाएगा। अब जिस तरह आपके पास अगर मैं यहाँ पे ले लूँ सॉलिड और इसको हम ऐड करवा रहे हैं लिक्विड के साथ, जो कि हमारे पास जैसे सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन होगा तो लिक्विड का। लेकिन यहाँ पे हमारे एग्जांपल्स आ गए लाइक आपके सिरप्स, इंजेक्शंस वगैरह। इसके अलावा अगर हम लें ऑइंटमेंट्स, ठीक है जी, और आपकी पिल्स वगैरह इसके अंदर आ जाएंगी। अगर आप ले रहे हो लिक्विड को ऑन बोथ साइड, यानी कि लिक्विड एज अ सॉल्यूट एंड लिक्विड एज अ सॉल्वेंट, तब भी आपके पास जो है वो इंजेक्शंस बेस्ट एग्जांपल। और कुछ हमारे पास ट्रांसपेरेंट, ये सिरप्स जो हो गए जो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, लाइक ओपक टाइप होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिरप्स की, कौन से, जो कि ट्रांसपेरेंट हैं, तो उनके अंदर जो है वो कम्प्लीटली वो इंक्लूडेड होते हैं। इसके अलावा गैस एज अ सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के तौर पे हमारे पास आ गया लिक्विड। तो ये आपके पास बन गई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एज अ एग्जांपल, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गई क्लासिफिकेशन किसकी, सॉल्यूशंस की, बेस्ट किसके, वो बेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट। इसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन बेस्ड ऑन डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन से क्या मुराद है, यानी कि जो सोल्यूट है और जो सॉल्वेंट है वो एक दूसरे के अंदर किस हद तक डिस्पर्स हुए हैं, लाइक उनके दरमियान, क्योंकि पता है पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे पास, लाइक अगर ये सॉल्यूट्स के पार्टिकल्स हैं, ये हैं आपके पास सॉल्यूट्स के पार्टिकल, और ये एक कंटेनर है जिसके अंदर ये सॉल्यूशन बन रहा है, और ये आगे आपके पास सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। अब क्या हम मुझे बता सकते हो कि इसके अंदर जितनी क्वांटिटी सॉल्यूट की है क्या उतनी ही क्वांटिटी सॉल्वेंट की है? ऑफ कोर्स योर आंसर विल बी नो, बिकॉज यहाँ पर मुझे सॉल्वेंट्स जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द सॉल्यूट्स। तो क्या मैं इसे कह सकती हूँ कि इसके अंदर जो डिस्पर्जन है वो परफेक्टली हुई है या नहीं हुई? ऑफ कोर्स ये आपका आंसर होगा कि वो इतनी परफेक्टली नहीं हुई। तो हम डिस्पर्जन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टिकल्स जो हैं, डिस्पर्जन को आप किस तरह से बोल सकते हो, लाइक जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हैं या नहीं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हैं या नहीं, तो उसे कहते हैं हम डिस्पर्जन। अब हमारे पास ऑन द बेस ऑफ द डिस्पर्जन हमारे पास आ जाती है अगेन 3 क्लासेस। सबसे पहली है हमारे पास ट्रू सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशंस के अंदर याद रखिएगा कि जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एक इक्वल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब किस तरह से, लाइक ये आपका कंटेनर आ गया, ठीक है जी, और ये आ गया आपका सॉल्यूट के 5 मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर लेते हैं, और ये आपका सॉल्वेंट के 5 मॉलिक्यूल्स, तो ये एक इक्वल अमाउंट। तो इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी आप देख सकते हो बॉटम में पार्टिकल बचेगा ही नहीं, क्योंकि जितने भी हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो कोई भी नो एनी सब्सटेंस प्रेजेंट एट द बॉटम में किसी किस्म का कोई सब्सटेंस यहाँ पर मौजूद नहीं होगा। लेकिन हमारे पास जो सेकंड टाइप आ जाती है कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब कोलॉइडल सॉल्यूशंस के अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, वो हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड तो होते हैं, वो डिज़ोल्व होते हैं, लेकिन वो इतना परफेक्टली उसके अंदर
डिज़ोल्व नहीं होते, इतना परफेक्टली वो उसके अंदर मिक्स नहीं होते। सो कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर क्या होगा कि उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से नहीं होंगे। लाइक वाटर अगर आप ले रहे हो एज अ सॉल्वेंट, तो वाटर से वो लिटिल बाय क्लोजर होंगे कौन, सॉल्यूट्स। तो इसके अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ थोड़े से सब्सटेंसेस, जस्ट लिटिल अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस रिमेन्स एट बॉटम में जो है वो थोड़ा सा वो सब्सटेंसेस जो है वो सेटल डाउन हो सकता है। इसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट्स कोलाइडल के बाद कोर्स सॉल्यूशन। अब इसके अंदर जो है वो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर हमारे पास सॉल्यूट के पार्टिकल्स एज़ कम्पेयर टू द सॉल्वेंट बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बॉटम में बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो स्टे कर जाते हैं। तो कोर्स सॉल्यूशन में क्या होता है कि बॉटम में हमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे जो पार्टिकल्स हैं वो दिखाई देते हैं। ठीक है जी, तो कोर्स सॉल्यूशन की बात हो गई। अब कोर्स सॉल्यूशन एंड कोर्स डिस्पर्जन आप बोलो, इसके अंदर सबसे पहला ट्रू सॉल्यूशन, जिसके अंदर हमने देखा कि भाई दोनों की अमाउंट जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, और कोलाइडल के अंदर हमने देखा कि सॉल्यूट थोड़े से ज़्यादा है लेकिन वो लिटिल बाय क्लोजर है वाटर मॉलिक्यूल्स से। इसके अलावा उसके अंदर हमने देखा कि वो जब सॉल्यूशन बन रहा था उस डिस्पर्जन के अंदर थोड़े से हमें सब्सटेंसेस हमारे बॉटम में मिल रहे थे। कोर्स डिस्पर्जन के अंदर क्या था कि बहुत सारे सब्सटेंसेस हमें बॉटम में, क्योंकि वो हमें पता है कि वो इवनली मिक्स नहीं हो रहे। ये दोनों हो गई क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिस्पर्जन एंड स्टेट। अब आते हैं क्लासिफिकेशन, एक और है बेसिस ऑन द कंसंट्रेशन, कि अब हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन की बेस पर हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर हम कंसंट्रेशन के बेस पर कर रहे हैं। सबसे पहली क्लास हमारे अंदर हमारे पास जो आ जाती है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकंड क्लास है आपकी सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, और थर्ड है आपकी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर बेसिकली अनसैचुरेटेड के अंदर हमारे पास जितना अमाउंट वो वो जो सॉल्वेंट है वो डिज़ोल्व कर सकता है सॉल्यूट को, उतना ही अमाउंट इसके अंदर ऐड किया जाता है। और ऐड करने के बाद जब आप मिक्सचर बनाएंगे, लाइक आपने लिया एक कंटेनर, उसके अंदर आपने सॉल्वेंट रखा वाटर, ठीक है। अब सॉल्यूट ले लेते हैं हम, अपनी बेस्ट एग्जांपल शुगर। आपने उसके अंदर, आपके पास जो है वो 100 ml सॉल्यूशन मौजूद है, आपने उसके अंदर डाली तकरीबन 10 ग्राम आप डाल रहे हो, 10 नहीं बल्कि 5 कर लेते हैं, 5 ग्राम आप उसके अंदर 1 स्पून जस्ट डाल रहे हो, 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर। अब बताएं क्या उसके अंदर वो मिक्स हो जाएगी? ऑफ कोर्स ही हो जाएगी, क्योंकि वो अब ये जो मिक्स हुई है यानी कि उसका ये अमाउंट वो बेयर कर सकता है ईजिली, वेरी ईजिली। उसको हम कहते हैं, उस सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। सैचुरेटेड सोल्यूशन अब क्या होता है? सैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम जो है डिज़ोल्व करते हैं भाई किसको? सोल्यूट को, until its range of solvent to dissolve, तब तक उसे डिज़ोल्व करते हैं। यानी कि अब आपने क्या किया, आपने सेम कंटेनर वही लिया अगेन, जहाँ आपने पहले 1 चम्मच जो है उसके अंदर इजीली मिक्स कर लिया था, अब आपने डाला उसके अंदर 1 और चम्मच, सेम क्वांटिटी, फिर 3rd चम्मच। क्या अब वो उसके अंदर मिक्स होगा? मे भी वो हो जाए, लेकिन अब हम क्या करेंगे, उसे देंगे भाई टेम्परेचर। तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने की वजह से हमने क्या कर दी, उसकी जो सॉल्युबिलिटी पावर है कि सॉल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की जो पावर है वो अब हो चुकी है इंक्रीज़। तो अब ये जो सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद हमारे पास 3rd सुपर सैचुरेटेड, जिसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो इवन उसके जो सॉल्युबिलिटी पावर है उसको भी वो क्रॉस कर जाती है। यानी कि अब वही मिक्सचर आप अगेन ले लो कि भाई आपने उसको टेम्परेचर भी दिया, आपने उसे जो है अब क्या किया कि आपने उसके अंदर और ज़्यादा सॉल्यूट डाल दिया, देन नॉर्मल सिचुएशन से ज़्यादा आपने उसके अंदर सॉल्यूट डाल दिया। अब आप उसको टेम्परेचर भी प्रोवाइड कर रहे हो ना, इवन तब भी वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा। तो ये जो सोल्यूशन है, अब इस सोल्यूशन को हम कहेंगे भाई ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन आपका बन गया। तो ये हमने देखी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द
कंसंट्रेशन। इसके बाद है हमारे पास क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन। रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन की बेस पर हमारे पास सबसे पहली क्लास आपकी आ जाती है हाइपरटोनिक, देन hypotonic, and the third one you have the isotonic. अब हाइपर जो वर्ड है उससे हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर कुछ अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगा। हाइपर मीन्स मोर, टॉनिक मीन्स उसका जो सोल्यूट क्वांटिटी है वो ज़्यादा। हाइपो यानी लेस और आइसो यानी हमें पता है सेम। इसके अंदर जो सोल्यूट होगा, सोल्यूट इज़ मोर देन सोलवेंट, और ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं हाइपरटोनिक। और हाइपरटोनिक के अंदर क्या होगा कि सोल्यूट इज़ लेस देन सॉल्वेंट, और इसके अंदर दोनों सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इक्वल। दोनों के दोनों क्या हैं आपके पास, इक्वल्स हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं बेसिकली आइसोटोनिक। अब आते हैं हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक की तरफ। अब आप बताएंगे हमारी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें क्या वो खुद को स्टेबल करने की ट्राई करती हैं? ऑफ कोर्स ही करती हैं। हर चीज़ चाहती है कि स्टेबिलिटी, इवन ह्यूमंस भी स्टेबिलिटी चाहते हैं। दैट्स व्हाई वो जो है वो यहाँ वहाँ जॉब्स की वगैरह तलाश कर रहे होते हैं, क्योंकि आजकल जो है ना ये। इसके बाद है हमारे पास क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन द यूनिफॉर्मिटी, कि यूनिफॉर्मिटी के बेसिस पर हम जो है वो क्लासीफाई करते हैं सॉल्यूशन को। अब ये जो है वो लास्ट क्लासिफिकेशन होने वाली है बेस्ड ऑन किसकी बेसिस पर, हमारे पास यूनिफॉर्मिटी, यानी कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट जो कंबाइन हुए हैं उनके अंदर कितनी यूनिफॉर्मिटी प्रेजेंट है। एक क्लास इसकी हमारे पास हो गए रियल सॉल्यूशंस, और एक हो गए आपके पास आइडियल सॉल्यूशंस। रियल सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा बेसिकली, अच्छा सबसे पहले आइडियल को डिस्कस कर लेते हैं। आइडियल के अंदर आपके पास जितनी भी आपने सोल्यूट लिया और आपने मिक्स किया सॉल्वेंट के अंदर, फिर जो सॉल्यूशन आपके पास बनेगा उसकी शर्त ये है कि उसके अंदर किसी किस्म की कोई भी फिज़िकल चेंजेस नहीं होंगी। नो एनी फिज़िकल चेंजेस विल अपीयर। सिर्फ एक याद रखिएगा, एक्सेप्ट डाइल्यूशन। जब तक आप उसको डाइल्यूशन, आपको पता है कोई भी कंसनट्रेटेड लिक्विड जो होता है या कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जो होता है उसको हम डाइल्यूट करते हैं, तो डाइल्यूशन के सिवाय उसके अंदर किसी किस्म का कोई फिजिकल चेंज नहीं आएगा, ना ही उसके अंदर कोई केमिकल चेंज आएगा। और ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये है ही आइडियल, ऐसी कोई चीज़ कभी हो ही नहीं सकती। इसके अलावा इनके अंदर ये बोला जाता है कि नो हीट इज़ एक्सचेंज, किसी किस्म का कोई हीट एक्सचेंज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। एंड दे ओबेस रोल्ट लॉ, ये रोल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं। अब रोल्ट्स लॉ क्या है इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रियल सॉल्यूशन की तरफ आ जाए। ये जस्ट इनवर्स है आइडियल के, यानी कि यहाँ पर जो सॉल्यूट मिलके जो सॉल्यूशन बनेगा उसके अंदर फिजिकल चेंजेस होंगी, फिजिकल चेंजेस अकर, इसके साथ साथ केमिकल चेंजेस भी इसी के अंदर होंगी। और दे डोंट ओबे रोल्ट्स लॉ। और इसके अंदर हीट का भाई एक्सचेंज भी होता है, हीट इज ऑल्सो एक्सचेंज। अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर आकर अटक चुके हैं कि व्हाट इज़ रोल्ट्स लॉ। रोल्ट्स लॉ क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स? रोल्ट्स लॉ आपके पास ये है कि जो भी आपने ये कंटेनर है, इसके अंदर हमने लिया सोल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है जी। ये सॉल्यूशन बना हुआ है आपके पास, एक टाइप का ये सॉल्यूशन है। इसके अंदर एक जो है वो आपका सोल्यूट है, एक हमारे पास यहाँ पर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, ओके। अब यहाँ पर रोल्ट्स लॉ आ जाता है। रोल्ट्स लॉ हमें क्या कहता है कि भाई जितनी भी आपके पास सोल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, उनका किसी भी एक पार्टिकल का आप अगर पार्शियल प्रेशर जो कैलकुलेट करना चाहते हो, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो हमेशा याद रखिएगा इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू इट्स
प्योर प्रेशर, इसका जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस, उसके बराबर होगा, या जिसे हम बोल सकते हैं टोटल प्रेशर। अगर हम बोलें यहाँ वेपर प्रेशर आप बोल दें, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंसेस प्लस एक और चीज़ और बात क्या, मोल फ्रैक्शन के। अब पार्शियल प्रेशर को तो हम यहाँ पर P से शो करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंसेस को हम PO से, और जो मोल फ्रैक्शन है हमारे पास उसको हम करते हैं शो X से। सॉरी, यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई, ठीक है जी। पार्शियल प्रेशर वो हमेशा किसके बराबर होगा कि इट इज़ द वेपर प्रेशर। एक तो वेपर प्रेशर क्या है आपका, ये क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से कि हमें पता है वेपर प्रेशर तब आता है जब आप जो है वो इसको हीट करो, और जब इसका इंटरनल और इसका एक्सटर्नल प्रेशर जब इक्वल होता है तो ये गैसेस के मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल के अंदर चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमें पता है पूरी चीज़। तो वेपर प्रेशर जब भी पार्शियल प्रेशर जितना भी होगा आपके पास किसी भी सॉल्यूट का या किसी भी सॉल्वेंट का आप मालूम करना चाह रहे हो, लाइक मैं यहाँ पर सॉल्यूट का मालूम करना चाह रही हूँ, तो इसका जो पार्शियल किसी भी एक सब्सटेंसेस का ले लेते हैं, लाइक ये हमारे पास सॉल्यूट है, अब ये एक सॉल्यूशन के अंदर टोटली प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा स्टूडेंट्स, इसको आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो कि आप इस पूरे कंटेनर के अंदर जितना भी आपने प्योर सब्सटेंसेस डाले हुए हैं उनके वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करें। एक चीज़ ये हो गई हमारे पास। दूसरा, आपने इसका देखना है मोल फ्रैक्शन, देन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का पार्शियल प्रेशर, और यही है हमारे पास रोल्स लॉ। यानी कि आप किस तरह से कह सकते हो इसकी डेफिनेशन कि आइडियल सॉल्यूशन के अंदर द प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट, कोई भी हो सकता है, वो सॉल्यूट हो लिक्विड हो, इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, जिसे हम PO से शो कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन, जिसको हम मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तो बात हो गई रोल्स लॉ की, जो कि हमें पता है कि आइडियल सॉल्यूशन से फॉलो करते हैं, बट रियल सॉल्यूशन दे डोंट ओबे द रोल्स लॉ। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ कि इसकी कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ रियल्स की और आइडियल की। अगर आप दोनों में से किसी एक की भी प्रॉपर्टीज़ याद कर लो ना, तो आपके पास जस्ट उसका इन्वर्स है। सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं आइडियल को। ये क्या करते हैं भाई, ये ओबे करता है किसको, ओबे रोल्स लॉ। सबसे पहली तो ये इसकी खासियत है। अब ये जो है वो डोंट ओबे, इट डोंट ओबे रोल्स लॉ, ठीक है जी। अब इसकी अगर हम बात करें आइडियल की, तो इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी चेंज अकर नहीं होता, लेकिन यस इसके अंदर चेंज अकर होता है, हमें ये चीज़ पता है। दूसरी चीज़ वो क्या कि इसके अंदर जो वॉल्यूम्स होगा किसी भी सब्सटेंस, लाइक आपने सब्सटेंस आपने डाले 1 2 ये 3 4 जो सब्सटेंसेस डाले हैं, उन चारों का सम, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3, उस तीनों चारों का सम जो है वो हमारे पास एडिटिव नंबर्स में होगा, यानी कि वो हमेशा इक्वल ही आएगा टू द टोटल वॉल्यूम। यानी कि आपने डाला, लाइक सपोज एक सब्सटेंस है हमारे पास 2 ग्राम का, दूसरा है 2 ग्राम का और इसका 2 ग्राम का। अब हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम है ऑफ द सॉल्यूशन वो है आपके पास 8 ग्राम। तो इन तीनों का जो सम है वो आपके पास आएगा, नहीं लगा देते हैं यहाँ पे 6 ग्राम। तो इन तीनों का सम हमारे पास क्या आएगा, 6 ग्राम। लेकिन रियल सॉल्यूशन के अंदर ऐसा नहीं होता, उनके पास जो है वो टोटल नंबर, अगर वॉल्यूम का आप टोटल सब्सटेंसेस जितने भी हैं उनके वॉल्यूम का अगर आप सम करोगे तो वो कभी भी टोटल के इक्वल नहीं आएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी, या तो फिर कुछ ना कुछ हमारे पास इंक्रीमेंट आ जाता है वॉल्यूम के अंदर। टोटल वॉल्यूम की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा। इसके अलावा एक तो ये चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया। इसके अलावा हीट जो है आइडियल्स के अंदर, हीट का एवोल्यूशन, हीट इज़ नॉट इवॉल्व और एब्जॉर्ब, ना यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है ना यहाँ पर एवॉल्व होती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो हीट प्रॉपरली इवॉल्व और एब्जॉर्ब, या तो प्रॉपरली एब्जॉर्ब होगी या तो फिर एवॉल्व होगी। और ये हमारे पास किसकी, रियल यहाँ बोल सकते हैं सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। क्यों, अब ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि हमें पता है आइडियल के अंदर ना पर्टिकुलरली यूनिफॉर्मिटी प्रेजेंट है और रियल जो सॉल्यूशन है उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, इसीलिए, ठीक है जी।
इसके अलावा एक और छोटा सा डिफरेंस, और वो क्या कि इनके जो डिफरेंसेस हैं, लाइक ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन देन, ऑल द डिफरेंसेस। अब डिफरेंसेस क्या मतलब कि आइडियल ला है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, जो भी है इनके पास सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनका जो डिफरेंस होगा ना इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, हमेशा वो 1 के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो इसका बिल्कुल रिवर्स होगा, यहाँ पे वो 1 के बराबर नहीं होगा, वो पर्टिकुलरली डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, जिसके अलावा अगर हम देखें कि आइडियल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दोनों की सेम होंगी। क्यों? क्योंकि अगर ये सब्सटेंस इसके साथ बॉन्ड बना रहा है तो इसके अंदर भी वही प्रॉपर्टीज़ होंगी जो इसके अंदर होंगी। लेकिन रियल के अंदर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो हमारे पास डिफरेंट होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो दोनों सब्सटेंसेस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम होती हैं। ठीक है जी, तो आइडियल ला जो है वो देख सकते हो आप किस तरह से ये डेविएट कर रहा है फ्रॉम दिस। इसके अलावा इनके अंदर प्रेजेंट होने वाला जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय वेंट हॉफ रूल। ये एक बात याद रखिएगा कि इसके अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है कैन बी कैलकुलेटेड बाय वेंट ऑफ रूल। वेंट ऑफ रूल की हेल्प से वो जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी किसकी, हमारे पास रियल लॉ, या बोल सकते हो रियल सॉल्यूशन एंड आइडियल सॉल्यूशन। तो आपको पता है कि कंसंट्रेशन डेविएशन हमारे पास क्या होती है कि लो सॉल्यूट, जहाँ लो सॉल्यूट होगा उसे हम क्या कहेंगे कि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और जहाँ हाई सॉल्यूशन होगा यानी कि हाई सॉल्यूट अमाउंट होगा तो वहाँ पर वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। ये चीज़ें ठीक है, हमें अब समझ में आ गई। अब ये आपका पास आ गया सॉल्यूशन। भाई हमने कितनी क्लासिफिकेशन मतलब उसकी कर ली, किस किस बुनियाद पर कर ली। अब आपके पास आया है सॉल्यूशन, लेकिन आप इसको एक्सप्रेस किस तरह से करोगे, इसका कुछ ना कुछ वे है हमारे पास टू एक्सप्रेस दीज क्वांटिटीज़। उस वे को, उन कंसंट्रेशन की एक्सप्रेशन को डिस्कस करते हैं। अब कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन यानी कि आपने जो कंसंट्रेशन लिया आप उसको एक्सप्रेस किस तरह से कर सकते हो। तो हमारे पास टोटल 6 वेज हैं, इसको टाइमली डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास परसेंटेज एक्सप्रेशन, या परसेंटेज आप बोल सकते हो एक्सप्रेशन, किस तरह से आप अकॉर्डिंग टू द परसेंट आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास अगेन इसकी 3 वेरिएशंस आ जाती हैं। एक वेट बाय वेट, एक आ गई आपकी वेट बाय वॉल्यूम, एंड द थर्ड वन यू हैव वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्सप्रेशन। यानी कि परसेंटेज है, एक्सप्रेशन है, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स हमेशा ऊपर रहेंगे, ये बात याद रखिएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स हमेशा ऊपर रहेंगे और जितना भी सॉल्यूशन है टोटल वो नीचे रहेगा। ये हम एक्सप्रेशन सीखने वाले कि आप किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारी जितनी भी टाइप्स आने वाली हैं उसके अंदर सारी ये क्वांटिटी तो सेम रहेगी। मे बी यहाँ पर जो है वो यूनिट्स के अंदर डिफरेंस आ जाए, या तो फिर यहाँ पर कोई एडिशनल थिंग ऐड हो जाए, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी ही सेम रहेंगी, बस ये याद रखिएगा। अब वेट बाय वेट है, यानी कि वेट बाय वेट, ऊपर भी सॉल्यूट हम जो लेंगे वो वेट में लेंगे यानी कि ग्राम में लेंगे, हम बोल सकते हैं। ठीक है जी, और जो सॉल्यूशन हम नीचे लेने वाले हैं वो भी हम ग्राम में ही लेंगे। तो ये वेट बाय वेट। अब हमारे पास है ये परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है एनीथिंग विच मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, तो ये आपके पास बन गया परसेंटेज कैलकुलेट करने का, लेकिन वेट बाय वेट परसेंटेज। लाइक आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपने क्या किया भाई, नंबर ऑफ सॉल्यूट लिया 2 ग्राम, सॉल्यूशन है आपके पास टोटल 10 ग्राम, और आपको उसकी परसेंटेज जो है उसको एक्सप्रेस करना है वेट बाय वेट परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो हमने दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं, दोनों क्वांटिटीज हमारे पास वेट के अकॉर्डिंग है। अब ये क्या हो जाएगा, ये 0 0 से कैंसिल, 2 10 इट विल बिकम 20%। यानी कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ जो सॉल्यूट है वो क्या है हमारे पास, इट इज़ बेसिकली 20%। अच्छा, अगर हम वेट बाय वॉल्यूम की बात करें तो अब क्या हो जाएगा कि ऊपर हमारे पास हमेशा की तरह नंबर ऑफ सॉल्यूट, लेकिन वो क्या होंगे, वो ग्राम में होंगे, और नीचे जो सॉल्यूशन है ना सारी चीज़ें सेम, लेकिन वो जो है वो लीटर में हो जाएगा क्योंकि अब हम उसका वॉल्यूम ले रहे हैं और परसेंटेज है चूँकि ये, तो हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। अगेन सेम एग्जाम्पल के साथ चलते हैं कि अब हमने लिया है 2 ग्राम सॉल्यूट,
हमारे पास जो टोटल सोल्यूशन है वो है आपका 10 लीटर कंसीडर कर लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये 0 0 से कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 20%। यूनिट हमारा याद रखिएगा ये परसेंटेज है, क्योंकि हम इसको परसेंटेज एक्सप्रेशन के अंदर एक्सप्रेस कर रहे हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अब क्या होगा कि ऊपर सोल्यूट जो रहेगा हमारा वो अब वॉल्यूम के अंदर यानी लीटर के अंदर होगा, और जो सॉल्यूशन होगा वो भी हमारा लीटर के अंदर होगा, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों 100 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे हम? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज एक्सप्रेशन। अब इसकी एग्जांपल ले लें। अगेन हमारे पास आ गया सोल्यूट 2 लीटर, सॉल्यूशन 10 लीटर, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 से कैंसिल, और ये आपके पास आ गई 20%। तो आप देख सकते हो कि तीनों प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो अमाउंट रहा, नंबर ऑफ सॉल्यूट ऊपर रहेगा, नीचे जो सॉल्यूशन है अब उसके अंदर जस्ट यूनिट्स चेंज हो रहे हैं। ये आ गया आपका परसेंटेज एक्सप्रेशन। सेकंड है स्टूडेंट्स आपका मोलैरिटी। अब इसके अंदर क्या होगा कि हम मोल्स की बात करेंगे। हम मोल्स की किस तरह कि नंबर ऑफ, जिस तरह हमने सॉल्यूट ले रहे थे यहाँ पे ग्राम में, यहाँ पर हम ले लेंगे सॉल्यूट के मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भाई ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन, लेकिन उसका यूनिट क्या होगा? वो होगा लीटर के अंदर। और इस कैलकुलेट कर लें, फिर आपके पास जो आ जाएगी वो मोलैरिटी होगी। लाइक कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास लाइक गिवन है 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूशन है आपके पास 10। तो इसका आंसर क्या होगा? अब आप इसको डिवाइड करेंगे, 10 2 ये आ गया 0, इसका आ जाएगा आपके पास 0.2 मोलैरिटी। ठीक है जी। सेम हमारे पास जो थर्ड आ जाता है, फिर वो क्या होगा हमारा? थोड़ा सा इससे सेम है लेकिन उसका नाम है मोलैलिटी। याद रखिएगा यहाँ पर हमने डिस्कस किया था क्या? मोलैरिटी। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं मोलैलिटी। किस तरह से मोलैलिटी? लाइक नंबर ऑफ सॉल्यूट्स हम लेंगे किसके अंदर? मोल्स के अंदर। जिस तरह हम यहाँ पर ले रहे थे ग्राम के अंदर, यहाँ पर ग्राम के अंदर, यहाँ पर लीटर के अंदर, यहाँ पर मोल्स के अंदर ले रहे थे, यहाँ पर भी मोल्स के अंदर लेंगे। नीचे जो सॉल्यूशन आएगा हमारे पास सिंपल, अब चूँकि परसेंटेज नहीं है इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया 100 के साथ। सॉल्वेंट ले रहे थे, अब यहाँ पर हमने सॉल्वेंट लिया था किसके अंदर? लीटर के अंदर, वॉल्यूम के अंदर, तो यहाँ पर हम लेंगे वेट के अंदर यानी कि किलोग्राम। लाइक अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। लाइक आपके पास है नंबर ऑफ सॉल्यूट कितना? 2 अगेन, लेकिन इस बार जो सॉल्यूशन है आपके पास वो है टोटल 10 किलोग्राम, तो ये आपके पास बन जाएगा 2.2 मोलैलिटी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास थी परसेंटेज एक्सप्रेशन। सारी चीज़ें जो है वो सेम रहेंगी, यानी सॉल्यूट ऊपर रहेगा, सॉल्यूशन टोटल सॉल्यूशन जो है वो नीचे रहेगा, लेकिन हमारे पास डिफरेंस कहाँ आ रहा है? जस्ट यूनिट्स के अंदर, और कुछ भी इसके अंदर इतना टिपिकल नहीं है। तो अब जो फोर्थ क्वांटिटी हमारे पास आ जाती है जिसकी वजह से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, वो है आपकी नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी के अंदर क्या होता है कि वही सबसे पहली बात तो यहाँ पर ऊपर होगा सॉल्यूट, नीचे होगा भाई सॉल्यूशन, लेकिन डिफरेंस ये आ रहा है कि इसके अंदर हम लेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूट इन इक्विवेलेंट ग्राम्स में। बस इतना सा डिफरेंस, ये आपको क्वांटिटी जो है वो गिवन होगी और सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो आपके पास जो चीज़ कैलकुलेट होकर आएगी वो होगी आपकी नॉर्मेलिटी। लेकिन अगेन एग्जांपल ले लेते हैं, 2 ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास अमाउंट है और सॉल्यूशन अगेन 10 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0.2। अब फिफ्थ है हमारे पास एक्सप्रेशन क्या? मोल फ्रैक्शन, जो कि हम अभी जो है वो उसको डिस्कस करके आए हैं। तो आप मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। अब किस तरह से कि अगेन सेम चीज़ वही कि ऊपर क्या होगा हमारे पास? होगा ऊपर सॉल्यूट, नीचे होगा सॉल्यूशन। सॉल्यूट ले लें या हम इसके अंदर जो है ना हमारे पास वेरिएशन आ जाती है कि आप ऊपर सॉल्वेंट का भी अमाउंट चेक कर सकते हो, नीचे हमेशा सॉल्यूशन ही रहेगा। ठीक है जी। तो न, लेकिन दोनों चीज़ें हमें लेनी है भाई मोल्स में, दोनों आ जाएंगी अब क्या? मोल्स में, और ये भी मोल्स में। ठीक है जी। अब आपने लाइक सॉल्यूट हमारे पास जो है वो सॉल्यूट है जिसे हम N1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्वेंट है N2। अब इन दोनों को कंबाइन करके क्या बना? सॉल्यूशन। आपको कैलकुलेट करना है भाई सॉल्यूट का अमाउंट, तो N1 नीचे आ जाएगा N1 + N2।
अगर आप कर रहे हो सॉल्वेंट तो ये ऊपर आ जाएगा N2, नीचे आ जाएगा N1 प्लस N2। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया मोल फ्रैक्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज योर पार्ट्स पर मिलियन। यानी मोल फ्रैक्शन के अंदर हमने क्या देखा भाई, रेशो है एक, रेशो ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट ओवर द सॉल्यूशन। और नॉर्मेलिटी के अंदर भी हमने हर चीज़ अभी तक तो हम यही तक डिस्कस करके आ रहे हैं। पार्ट्स पर मिलियन क्या है, इसके अंदर भी सेम, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो इसके अंदर भी सेम है भाई। सॉल्यूट होगा एक, नीचे होगा उसका सॉल्यूशन, ये चीज़ आप याद कर लें। अब यहाँ पर ट्विस्ट कहाँ आ रहा है, यहाँ पर ट्विस्ट ये आ रहा है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 हमारे पास किससे, मिलियंस। यानी कि आपने एक चीज़ जो है वो ली है पार्ट्स पर मिलियंस पार्ट्स, एक पार्ट आपने उन मिलियन पार्ट्स में से एक जस्ट पार्ट लिया है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक्सप्रेशन अगर हम यूनिट्स की बात करें तो सॉल्यूट भी हमारा ग्राम के अंदर आ जाएगा और सॉल्यूशन भी ग्राम। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास ये एक पिज्ज़ा है, अब इसके आपने कर दिए मिलियन पार्ट्स, आप इसके कर रहे हो अब मिलियन पार्ट्स कर रहे हो, क्योंकि आपको बोला गया था कि आपको पार्टी देनी है अपने फ्रेंड्स को, और आपके फ्रेंड्स के ग्रुप में बहुत सारे यानी मिलियन आपके फ्रेंड्स हैं उस ग्रुप के अंदर। अब आपने इस पिज़्ज़ा का क्या किया, आपने इसके मिलियन पार्ट कर दिए। अब इस मिलियन पार्ट्स में से अगर मैं कोई भी एक पार्ट चूज़ करूं तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये एक पार्ट हुआ हमारा, पार्ट किस में से, पार्ट पर मिलियन पार्ट्स में से हमने लिया इसका एक पार्ट। तो इससे हम कहते हैं, इस रेशियो को हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। जिस तरह परसेंटेज में हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर हम 10 6 यानी कि पूरा एक वैल्यू हमारे पास क्या हो जाता है। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया पूरा मिलियन, 1 10 100 1000 10,000 100,000 एंड 1 मिलियन। तो ये हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मिलियन के साथ, तो ये आपके पास जो क्वांटिटी आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ तक हमारा जो कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन तक किस तरह आप उसके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हो वो क्लियर होता है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हम अभी तक एक कहानी ही सुन रहे हैं। हमने पहले सुना कि भाई सॉल्यूशन क्या होता है, फिर हमने देखा क्लासिफिकेशन सॉल्यूशन की, और फिर उसने हमने देखा कि इसको एक्सप्रेस किस तरह कर सकते हैं। अब तीसरी जो चीज़ आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी क्या, कि हमने जो है वो सॉल्यूशन बनाया, ठीक है जी, एक्सप्रेस भी कर दिया। अब हमने इसको ऐसे ही रख दिया, क्या कोई चीज़ इसे अफेक्ट करेगी, अगर करेगी तो कौन कौन सी करेगी, और अगर करेगी तो किस तरह से करेगी, इसको डिस्कस करते हैं। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले तो ग्रीक वर्ड है हमारे पास, इसकी मीनिंग है कलेक्टिंग टुगेदर। यानी कि यहाँ पर जितनी भी आपके पास प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, लाइक यू हैव द वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, और इसकी आपकी फ्रीजिंग पॉइंट आ गई, जो कि हमें पता है फ्रीजिंग पॉइंट याद रखिएगा ये वेपर प्रेशर पर ही डिपेंड करती है। इसके अलावा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये सारी चीज़ें अब किस तरह से सॉल्यूशन को डिपेंड करने अफेक्ट करने वाली है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने वेपर प्रेशर के साथ। अब वेपर प्रेशर याद रखिएगा कि हमें पता है वॉलेटाइल लिक्विड्स का वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अब हम जो है उसके अंदर मिक्स कर रहे हैं, भाई हमें जो है वो सॉल्यूशन बनाना है, हमने सॉल्वेंट के अंदर सॉल्वेंट जो लिया है वो एक वॉलेटाइल लिक्विड है और हमारा जो सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है। तो जैसे ही आप उस नॉन वॉलेटाइल के अंदर उस वॉलेटाइल लिक्विड के अंदर वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर जब आप ऐड करोगे सॉल्यूट, और ज़्यादा अगर आप ऐड करोगे जो कि हमें पता है नॉन वॉलेटाइल है, तो ये हेल्प करता है टू, किस में हेल्प करता है, टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। उस वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का डिक्रीज करता है, और ये इस तरह से हेल्प करता है कि भाई ये फ़ायदेमंद है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये हमें बनाकर दे रहा है एक सॉल्यूशन, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो कि हम सिर्फ़ और सिर्फ इसकी मदद से हासिल कर रहे हैं, वरना तो वो वॉलेटाइल है, वो तो हवा में उड़ जाएगा। ठीक है जी। और इसके बाद अगर हम
फ्रीजिंग पॉइंट सेम इज़ द केस विद द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट की हम बात करें क्योंकि हमें भी चाहिए भाई, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेपर प्रेशर के अंदर। अगर आपके पास वोलेटाइल सॉल्वेंट होगा तो फिर आपके पास जो आपको सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल लेना पड़ेगा। तो जब आप सॉल्वेंट जो कि हमारे पास वोलेटाइल है, मैं यहाँ वी से शो कर रही हूँ, और हम उसके अंदर अगर और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर दें जो कि एक नॉन वॉलेटाइल है, तो वो क्या करेगा भाई, अगेन उसके वेपर प्रेशर को डिक्रीज़ करेगा, और जिसकी वजह से वेपर प्रेशर की डिक्रीमेंट की वजह से हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट पर अफेक्ट होगा। ऑफकोर्सली होगा, क्योंकि ये डिफरेंट कर देगा उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, अब उसको वो लोअर कर देगा। जिस तरह से वो पहले हाई फ्रीजिंग पॉइंट पर जाके फ्रीज हो रहा था, इसी तरह से अब वो लोवरिंग कर देगा, लोवरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मिक्सचर, और जिसे हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट की डिप्रेशन होना, फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना बाय द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है जी। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इससे थोड़ा सा इन्वर्स है। अब वो इन्वर्स किस वे के अंदर है, लाइक हमारे पास है सॉल्वेंट, ठीक है जी। हमने इसके अंदर अगर आप जो है वो सॉल्यूट को ऐड करते हो, तो सॉल्यूट की एडिशन की वजह से यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट वो इंक्रीज़ होगी। तो इस इंक्रीमेंट की वजह से जिस आपने पहले एक सॉल्यूशन बना हुआ था, उस सॉल्यूशन के अंदर आपने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ, अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन मेंटेन करूँ तो यहाँ पे सब में हम एक सॉल्यूशन को ही ले रहे थे, याद रखिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन कर रही हूँ कि वो जो सॉल्वेंट है उस सॉल्यूशन के अंदर वो वोलेटाइल है। यहाँ पर जो सॉल्यूट है हम वो नॉन वोलेटाइल ऐड करें ताकि उसकी जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाए। सेम इज़ द केस विद द फ्रीजिंग पॉइंट, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द वेपर प्रेशर। अगर आप सॉल्वेंट ले रहे हो तो अगर वो वोलेटाइल है, लाइक क्योंकि सॉल्यूशन बना हुआ है हमारा ऑलरेडी, उसके अंदर वोलेटाइल सॉल्वेंट है, हमने उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, और इसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो गई। और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर हमने क्या देखा कि सॉल्वेंट जो है वो हमारा नॉन वोलेटाइल हो, लेकिन उसके अंदर सॉल्यूट की एडिशन करोगे तो वो आप इंक्रीज़ हो गया बॉइलिंग पॉइंट, और जिसको हम क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके बाद अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, क्योंकि हमें पता है कि वो भी इन्फ्लुएंस करता है हमारे प्यारे से सॉल्यूशन को। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सबसे पहली बात, द प्रेशर विच रिक्वायर्स टू स्टॉप द जो एक ऑस्मोसिस हो रहा है उसको स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर चाहिए उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोसिस क्या है, हमें पता है कि जब हायर कंसंट्रेशन से स्पेशली कौन से लिक्विड मॉलिक्यूल्स अगर मूव कर रहे हों टू द लोअर कंसंट्रेशन, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। और जो प्रेशर रिक्वायर है उसे रोकने के लिए उसे हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। वेरी सिंपल। अब इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हमने क्यों डिस्कस किया भाई, इसकी हमारे पास एप्लीकेशंस क्या थी। सबसे पहली एक एप्लीकेशन अगर आप लिखना चाहें तो प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम अप्लाई करते हैं टू डिटरमाइन, किसको भाई, डिटरमाइन करने के लिए उनका मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए हम ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं। दूसरी चीज़ जो हमने कॉमनली देखी यहाँ पर वो ये कि जो हमारा एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट था उसको हमने सॉल्यूशन के अंदर पैक करके भाई रखना है, तो हमने सॉल्यूट की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दी, जिसकी वजह से उसकी वेपर प्रेशर कम हुई तो वो सॉल्यूशन हमारे पास अब स्टॉक्ड रहेगा, और जिसकी वजह से उसकी फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हुई, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बेसिकली है तो यूज़फुल फॉर द वोलेटाइल सॉल्यूट्स। अब वो करता क्या है कि वो डिपेंड करता है टोटली हमें पता है वेपर प्रेशर के ऊपर, और जिसकी वजह से जैसे ही वेपर प्रेशर कम हुआ उसकी फ्रीजिंग पॉइंट भी लो हो गई। ठीक है जी। इसके अलावा जो बॉइलिंग है और जो फ्रीजिंग पॉइंट है, इनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है जो कि एक इनकन्वर्जेंस की वजह से हो जाता है। तो इसके अलावा एक और चीज़ के बॉइलिंग पॉइंट याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होती है हमारे पास, इट इज़ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। ये ओनली नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए एप्लीकेबल है। जो हमें पता है नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस जो कि वॉलेटाइल ना हो एट द रूम टेम्परेचर, वो वेपर प्रेशर उनका बहुत ज़्यादा कम हो, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। या तो फिर आप बोल सकते हो कि नॉन वॉलेटाइल ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि टोटली डिपेंड करते हैं ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी। अब यहाँ तक तो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई।
लेकिन हमने भाई सॉल्यूशन डिस्कस किया है। और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, वो है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट को समझते हैं, फिर हम समझेंगे कि हम सॉल्यूशंस को अपनी फील्ड के अंदर कहाँ कहाँ किस किस तरह से अप्लाई करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव कोएफिशिएंट हमारे पास सिंपली कुछ नहीं, सिर्फ इतना है कि इट इज़ द रेशो। अब भाई किसका रेशो है ये? इट इज़ अ रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट का रेशो, कंसंट्रेशन सोल्यूट की कंसंट्रेशन का रेशो, लेकिन किसके अंदर? इन टू इममिसिबल लिक्विड्स। टू इममिसिबल लिक्विड्स के अंदर इनका जो रेशो है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। लाइक हमने जो है वो दो इममिसिबल, अब किस तरह से हमें बताया, दो इममिसिबल सोल्यूट लिक्विड्स आपके पास, एक हो गया ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, एक हो गया आपके पास एक्वस, ठीक है। अब जो रेशो होगा, रेशो किस तरह से, लाइक नंबर ऑफ या कंसंट्रेशन अगर हम लिखें तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक पार्ट में कितना सॉल्यूट जमा हुआ है, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस पार्ट में सॉल्यूट जो है वो कितना जमा हुआ है, ये है आपके पास स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव कोएफिशिएंट। सिंपली नथिंग, जस्ट अ डिस्ट्रीब्यूटिव कोएफिशिएंट। सो आई होप ये जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कि हम सॉल्यूशन को पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी क्या है हमारे पास एप्लीकेशंस क्या हैं। अब भाई एप्लीकेशन क्या है सॉल्यूशन की इन फार्मेसी के अंदर जो है वो हमारे पास क्या एप्लीकेशन आ जाएगी सॉल्यूशन की। सबसे पहली बात, ये जो सॉल्यूशन है ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन्स के अंदर मोस्टली यूज़ होता है, एज वी नो दैट, लाइक मेडिसिन्स के अंदर यूज़ होता है। लाइक हमारे पास हो गए ओरल मेडिसिन्स, पेनिट्रल मेडिसिन्स या ऑइंटमेंट्स, इन सब के अंदर हमारे पास जो है वो सॉल्यूशंस जो है वो यूज़ होते हैं। इसके अलावा आई या नेज़ल ड्रॉप्स जो आपके पास हो गए, ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स हो गए आपके पास, स्किन ट्रीटमेंट, और इसके अलावा ईयर ड्रॉप्स या जिसे हम बोल सकते हैं ऑटिक ड्रॉप। तो हमारे पास किसके अंदर इसके अलावा ऑप्थेल्मिक जिसे हम बोल सकते हैं आई रिलेटेड ड्रॉप्स, और ऑटिक ईयर रिलेटेड, इसके अलावा नेज़ल जैसे नोज से रिलेटेड। तो ये आपके पास जो है वो ड्रॉप्स होते हैं, उनके अंदर ये यूज़ होते हैं सॉल्यूशंस। ये तो एक ठीक है, इसकी एक ये यूज़ हो गया, ये एक एप्लीकेशन होगा इसके अंदर। इसके अलावा ये हमारे पास सर्व करता है एज अ प्रिजर्वेटिव्स, इट सर्व्स एज प्रिजर्वेटिव्स। ये काफ़ी ज़्यादा जगहों में प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे काम करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्लेवरिंग एजेंट्स की, सस्पेंडिंग मॉलिक्यूल्स की, सस्पेंडिंग लिक्विड्स की बात करें तो सॉल्यूशन उसकी तरह से भी एक करता है। इसके अलावा बफर्स की अगर बात हो गई तो इट आल्सो एक्ट एज अ बफर, बफर्स आपको पता है जो कि पीएच को नॉर्मल करते हैं, तो वो बफर कहलाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे पास जो सस्पेंडिंग एजेंट्स हो गए, प्रिजर्वेटिव, इवन वेकल्स के तौर पर भी ये यूज़ होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर भी बहुत ही अच्छा खासा इनका रोल है, यूज़ इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अब इसका क्या मतलब है? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यानी कि फार्मेसी रिलेटेड वही एनालिसिस होगी, ठीक है। यानी कि स्टॉक जो सोल्यूशन है उसको किस तरह से स्टॉक करना है, हमारे पास जो फार्मेसीज हैं उनको किस तरह से, इसके अलावा उनकी आइडेंटिफिकेशन जो टेस्ट्स होते हैं, हाँ बस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर यही तो आ जाता है ना कि हम उसकी टेस्ट्स कर सकेंगे, कौन सी इसके अंदर कौन सी चीज़ क्या मौजूद है, कितनी क्वांटिटी के अंदर मौजूद है, इन सब चीज़ों की एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है जी। और किस तरह से इसको स्टॉक करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस तरह से जल्दी से प्रिपेयर हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हमारे पास इसके अंदर आ जाती हैं। तो आई होप कि जो एप्लीकेशंस हैं ऑफ सॉल्यूशन इन फार्मेसी, आप तो 3 मेन वर्ड्स अगर आप याद कर लो कि मेडिसिन के अंदर सर्व एज अ प्रिजर्वेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट, सस्पेंडिंग लिक्विड एंड
बफर्स एट ऑल। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर आप ये 3 वर्ड्स जो है वो याद कर लेंगे ना, तो आपके इसकी सारी एप्लीकेशन जो है वो अच्छे से मेमोराइज हो जाएगी। सो आई होप ये जो वीडियो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अब आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।